हमास ट्रैप बिछा रहा है इजराइल के लिए कि वो दाखिल हो गज़ा के अंदर, इजराइल की फ़ौजें, क्योंकि फ़ौजें अगर गज़ा के अंदर दाखिल हो गई, ज़मीनी फ़ौज, तो बहुत भयानक जंग होगी और हमास ख़त्म हो जाएगा या फ़लस्तीन ख़त्म हो जाएगा ये मुमकिन नहीं है। मस्जिद अक्सा जब तक वहाँ मौजूद है फ़लस्तीन का कज़िया ख़त्म नहीं हो सकता। ओपन जेल है और 16 साल से वो लोग जेल में हैं, इसके बावजूद वो अंदर बैठ के रॉकेट बनाते हैं और रॉकेट लॉन्च करते हैं और 1 घंटे में 5000 रॉकेट जो है वो लॉन्च करने की कैपेसिटी रखते हैं और 48 घंटे से लगातार रॉकेट दाग हमास को ख़त्म कर रहे हैं और गज़ा पे हमला कर लेंगे और मलबे का ढेर बना देंगे। ये तो दावे हैं, ये तो दावेदारी है। जंग के वक्त में तो धमकियाँ भपकियाँ दी जाती हैं, दोनों पार्टीज़ देती हैं, तो वो भी दे रहे हैं। दोनों तरफ बड़े नुकसान हैं, तो नुकसान को मत नापिए। लेकिन ये जो इल्ज़ाम है कि फ़लस्तीन तबाह हो जाएगा, ये मेरा ख़्याल है कि ये लोगों के इस मामले को लेके इल्म की कमी है। जो इज़राइल और फ़लस्तीन का क़ज़िया है उसको लेके जो लोगों की मालूमात हैं उसकी कमी है, वरना फ़लस्तीन नहीं मिटेगा। फ़लस्तीन कभी मिटा नहीं। 1948 में 14 मई 1948 से लेके आज तक फ़लस्तीन को मिटाने ही की तो कोशिश की गई है। 90% फ़लस्तीन की जो आबादी है वो दुनिया भर के मुख्तलिफ़ कैंपों में रह रही है, लेबनान में, जॉर्डन में, मिस्र में, इजिप्ट, तुर्की में, सऊदी अरब में, कहाँ सब ये फ़लस्तीनी रह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी रह रहे हैं ये मुहाजिरीन। तो उनका जो हक़ है वापस जाने का, अपने मुल्क में, अपने वतन वापस जाने का, उसको सब दुनिया तस्लीम करती है। राइट टू रिटर्न टू पैलेस्टाइनियंस को पूरी दुनिया तस्लीम करती है, यूरोपियंस के सिवा। यूरोपियन कंट्रीज़ इस मामले में एक बड़ी डिप्लोमेटिक खामोशी इख्तियार करती हैं। यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन जिसमें फ्रांस, जर्मनी वगैरह शामिल, ये खामोश हो जाते हैं। बाकी सब तो उनके रिटर्न को तस्लीम करते हैं। तो हमास ख़त्म हो जाएगा या फ़लस्तीन ख़त्म हो जाएगा ये मुमकिन नहीं है। मस्जिद अक्सा जब तक वहाँ मौजूद है फ़लस्तीन का क़ज़िया ख़त्म नहीं हो सकता। और ये जो हमला हुआ है इस बार, ये कई नुक्ते नज़र से तारीख़ी तौर पर अहमियत का हामिल है। अच्छा बुराई की बात नहीं कर रहा मैं। 1917 से लेके अभी तक इतना बड़ा कोई हमला फ़लस्तीन के अंदर तनहा नहीं किया गया। अब तक जितने भी, जैसे 1948-49 की जंग थी, उस जंग में तमाम अरब ममालिक शामिल थे, उसमें अरबों का ही नुकसान हुआ, तो अरब मिट तो नहीं गए, उसमें फ़ायदा इजराइल को ही हुआ और मास एक्सोडस हुआ उसके नतीजे में अरबों का। सबसे बड़ी तादाद अरबों की उसी वक्त निकाली गई 1948-49 में, तो उससे ज़्यादा बड़ा अब नहीं हो सकता जितना बड़ा वो हो गया। उसके बाद 57-58 में फिर जंग हुई, उसमें भी नुकसान अरबों को हुआ, वो भी अरबों की जंग थी, खाली फ़लस्तीन की जंग नहीं थी, सारे अरब ममालिक उसमें शरीक थे। फिर 73 में सबसे बड़ा हुआ, अब तक का सबसे बड़ा जो था वो 73 में हुआ, उसमें पूरा अरब अलायंस शामिल था और इनके साथ अमेरिका और रूस और सब शामिल थे इजराइल के साथ। उस वक्त भी लाखों की आर्मीज़ थीं, 3500 इनके मारे गए थे और 8-10 हज़ार के करीब मुस्लिम ममालिक के, अरब ममालिक के लोग मारे गए थे। बहुत बड़ा था वो। लेकिन किसी भी जंग में आज तक पिछले 110 साल में ऐसा नहीं हुआ कि इज़राइल के लोगों को, इज़राइल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा हो और अरब को या फ़लस्तीनियों को कम नुकसान हुआ हो। ये पहली बार हुआ है। तो पहली बार ये हुआ कि हमास ने तन्हा बग़ैर अरबों की मदद के एक हमला किया, पहली बार। दूसरी बार ये कि पहले ही हमले में इज़राइल के अंदर इतनी कैजुअल्टी हुई जिसका कोई एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था, पहली बार। और हमास की उतनी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई, उनकी हुई। अभी तक की रिपोर्ट यह है कि 500 के करीब हमास की कैजुअल्टीज़ हुई हैं, 800 के करीब जो हैं वो फ़लस्तीन इनकी इज़राइल की कैजुअल्टीज़ हुई हैं। लेकिन सैकड़ों लोग इज़राइल के गिरफ़्तार करके गज़ा पट्टी में ले जाए गए हैं। 4 फ्रंट खुले हैं एक साथ, एक 3 तो खुले हैं, चौथे का पता नहीं है कब खुल जाए। एक फ्रंट तो खुल गया गज़ा में, एक वेस्ट बैंक की तरफ से भी हो रहा है और तीसरी तरफ जो है लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए हिजबुल्लाह के। और सीरिया का कब शुरू हो जाएगा पता नहीं। ये 4 फ्रंट पे एक साथ लड़ाई पहले नहीं लड़ी इज़राइल ने,
पहली बार हो रही है। तो कैजुअल्टीज़ इसराइल को इन कंपैरिजन ज़्यादा झेलनी पड़ रही हैं, अरेस्ट ज़्यादा हुए हैं, उनके कई शहरों पे कब्जे हुए हैं, उनके आर्मी के कमांडर ब्रिगेडियर तक अरेस्ट किए हैं, और कई नेशनलिटीज़ के लोग जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे वो अरेस्ट हुए हैं। तो ये पहली बार हुआ है। आप समझते हैं कि ये जंग अगर प्रोलॉन्ग हो गई तो ये उस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी, और इसराइल का फ़ायदा और नुकसान क्या कितना हुआ है तो अभी वहाँ के अखबारात को पढ़िए, जो हर्ट्स वगैरह अखबार निकलते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को गालियाँ दे रहे हैं अखबारात, उनके इदारिये देखिए, उन्होंने लिखा है कि इसके लिए, इस जंग के लिए बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो रिपोर्टर वहाँ तैनात है उन्होंने कहा है कि ये तो इसराइल का किया धरा है जो वो खुद बोल रहे हैं। गज़ा पट्टी दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड पट्टी है। एक किसी भी एरिया में जितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन हो सकती है वो गज़ा पट्टी में। 26 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर का कुल इलाका है गज़ा पट्टी का, उसमें तकरीबन 23 लाख लोग रहते हैं। 26 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर में 23 लाख लोग रहते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी आबादी दुनिया में कहीं नहीं रहती एक इतने छोटे से इलाके में। तो अगर, और वो 23 लाख लोग 2016 से लेके आज तक एक मुहासरे का शिकार हैं, एक जालिमाना मुहासरा जो इसराइल ने किया हुआ है कि उनके समंदर का रास्ता भी बंद किया हुआ है, और जो खुश्की का रास्ता है उस पर इसराइल ने पूरी बैरिकेडिंग करके अपनी फ़ौज तैनात कर रखी है, 7 बॉर्डर बना रखे हैं उस एरिया पे, और वहाँ से वो कुछ भी अंदर जो वो चाहते हैं दाखिल होना वो होता है। यानी कुछ खाने पीने की चीज़ें चली जाती हैं कभी, वरना वो भी जो उनकी मर्ज़ी के, या बिजली के लिए जो सामान है। ओपन जेल है और 16 साल से वो लोग जेल में हैं, इसके बावजूद वो अंदर बैठ के रॉकेट बनाते हैं और रॉकेट लॉन्च करते हैं, और 1 घंटे में 5000 रॉकेट जो है वो लॉन्च करने की कैपेसिटी रखते हैं, और 48 घंटे से लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। जो लोग जेल के अंदर रहते हैं उनको इसकी परवाह नहीं है कि उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्हें परवाह है अपनी आज़ादी की, अपनी डिग्निटी की और अपने हुकूक की, और उसके लिए वो 22-23 लाख लोग अपनी जान को हथेली पे रख के वहाँ बैठे, वरना वो भाग भी सकते थे। वो वहाँ बैठे, वो तोपों का मुकाबला पिछले 16 साल से पत्थरों से कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदा हैं और रुके हुए। और इसके बरक्स इनका जो वो है नारा बेंजामिन नेतन्याहू का, वो है कि हम एक नकबा फिर से शुरू करेंगे। नकबा का मतलब जानते हैं? 1948 में इन्होंने कहा कि दुनिया भर में जहाँ कहीं यहूदी रहते हैं वो अपने वो मकान छोड़ के इजराइल में आए, फ़लस्तीन के लोगों को बाहर निकालें, उनके घर पे कब्ज़ा करके वहाँ रहें। ये नकबा है। अब बेंजामिन नेतन्याहू अब कह रहे हैं कि हम एक दूसरा नकबा शुरू करेंगे। करें ना, गज़ा पट्टी पे करें, फिर वेस्ट बैंक पे का भी बाकी है अभी। तो ये गज़ा पट्टी पे हमला करने जा रहा है, इसका कोई इम्कान मुझे नहीं दिखाई देता। देखिए, अगर ज़मीनी जंग हुई, 2006 में ज़मीनी जंग हुई थी हिज़्बुल्लाह के साथ, रिट्रीट करना पड़ा था इज़राइल को। इज़राइल ज़मीनी जंग का माहिर नहीं है। इज़राइल हवाई है कि ऊपर ही ऊपर हवाई हवा से में जाके बम फेंक गया है, इतनी उनकी जुर्रत है। ज़मीन पे आके दूबदू 10 बगरीबा होकर लड़ने की जुर्रत नहीं है। 23 लाख लोगों में ऐसा नहीं है कि वो खाली एक सिविलियंस है, अच्छे खासे ट्रेंड हैं। तो इनकी रिज़र्व फोर्स है तकरीबन 3 लाख की इज़राइल की, जिसे उन्होंने कॉल किया है अभी, और वो कह रहे हैं कि हम ज़मीनी ग्राउंड पे करने की कोशिश कर रहे हैं हमला, लेकिन डर रहे हैं। जब तक ज़मीनी हमला नहीं करेंगे तब तक वो गज़ा पे हमला नहीं कर सकते। और ज़मीनी हमला, अगर मुझे ये लग रहा है कि हिज़्बुल्लाह, ये हमास ट्रैप बिछा रहा है इज़राइल के लिए कि वो दाखिल हो गज़ा के अंदर, इज़राइल की फ़ौजें, क्योंकि फ़ौजें अगर गज़ा के अंदर दाखिल हो गई, ज़मीनी फ़ौज, तो बहुत भयानक जंग होगी। और उस जंग, वो जंग किस जानिब जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है कि 23 लाख लोगों में से लड़ा के 3 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, सबके सब लड़ा के, ऐसे में ये 3 लाख की फ़ौज क्या उनके लिए काफ़ी साबित हो, मतलब उनका मुकाबला कर पाएगी या उनको शिकस्त दे देगी, ये कहना किसी के लिए भी ये अंदाज़ा करना इस वक्त मुमकिन नहीं है। इसलिए ये दावेदारी प्रोपेगेंडा तो हो सकती है कि हमास को ख़त्म कर रहे हैं और गज़ा पे हमला कर लेंगे और मलबे का ढेर बना देंगे, ये तो दावे हैं,
जो बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का वो कर रहा है। ये तो दावेदारी है। जंग के वक्त में तो धमकियाँ भपकियाँ दी जाती हैं, दोनों पार्टीज देती हैं, तो वो भी दे रहे हैं। जिस तरीके